बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आप गुलिस्तान न्यूज़ के साथ बने रहिए। क्रिकेट शायकीन के लिए एक खुशखबरी भी हम आपको देंगे, क्योंकि आज भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें आमने सामने होंगी। उस हवाले से भी बात होगी। मुल्क से लेकर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक क्या कुछ सियासी हलचल है वो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन हस्ब मामूल प्रोग्राम की शुरुआत हम तारीख के पन्नों पर एक नज़र डालकर ही करते हैं। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ 8:37 हुआ चाहते हैं हमारे स्टूडियो की घड़ियों में, और प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज़ हो चुका है। तय फॉर्मेट के मुताबिक हम एक एक कदम करके आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। साल 2023 जिसका 9वां महीना जारी है, आज 2 तारीख है सितंबर की, और इतिहास के पन्नों में कौन से ऐसे वाक़यात हैं, कौन से ऐसे बड़े इवेंट्स हैं जो आपको बताना या उनको याद दिलाना आपको इंतहाई ज़रूरी है। तो हिंदुस्तान और आलमी तारीख में चंद वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़या ये भी है कि 1573 में शहनशाह अकबर ने आज ही के दिन अहमदाबाद के नज़दीक आखिरी लड़ाई की और गुजरात पर मुकम्मल तौर कब्जा किया। आज मुगल हुक्मरान ने कंट्रोल किया था गुजरात पर। साल 1573 में तारीख थी 2 सितंबर की। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 1919 में शिकागो में आज ही के दिन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया, CPI जिसको आप कहते हैं। आज के दिन इसकी फाउंडेशन डाली गई। 1870 में नेपोलियन जो 3rd बादशाह था, उसने रूसी फौज के सामने आज के दिन सरेंडर किया, खुदसुपुर्दगी का ऐलान हुआ। 1775 में अमेरिका का पहला जंगी जहाज हाना पानी में रवाना किया गया, और दुनिया के अंदर ये पहली इस तरह की पेशरफ थी जब सितंबर के महीने में 2 तारीख को आज के दिन कोई जहाज या टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर आज के दिन 1775 में अमेरिका ने पानी के नीचे जाने का फैसला किया। 1935 में फ्लोरिडा में ज़लज़ले से 423 लोग मारे गए। 2 सितंबर 1935 को फ्लोरिडा जो कि अमेरिकी रियासत है। 1949 में चीन के चोंगकंग में आज ही के दिन आतिशबाजी का एक अलमनाक वाक़ा पेश आया, जिसमें तकरीबन 1700 लोगों की जानें चली गई। 6 अलग अलग इमारतों में, जिनमें होटल्स थे, रेस्टोरेंट्स थे, आज के दिन आग लगी। और जितने भी बड़े सानहे हैं या वाक़यात हैं, उनमें से एक वाक़ा ये भी जिसको आज दर्द भरे लम्हात गुजारने के साथ चीन की हुकूमत हो या शहरी वो याद करते हैं। साल 2007 में आज ही के दिन अल्बानिया ने दुनिया का पहला कीमियाई हथियारों से पाक मुल्क बनने का ऐलान किया, और आज के दिन हथियार कम और तरक्की ज़्यादा इस फॉर्मूले के साथ फैसला हुआ कि मुल्क आगे बढ़ेगा। अल्बानिया की जानिब से होने वाली इस पेशरफ की दुनिया भर के अंदर तारीफें हुई, खैर मकदम किया गया। यूनाइटेड नेशंस के अंदर मीटिंग में बुलाकर एजाज से भी सरफराज उस वक्त अल्बानिया के सदर को किया गया। 1973 में आज ही के दिन नीदरलैंड ने खेल के मैदान से एक अच्छी खबर शायकीन को दी, अपने शहरियों को, जब हॉकी वर्ल्ड कप जीता 1973 में। नीदरलैंड का जब काफ़ी बोलबाला हॉकी में था, हालांकि आज भी टीम काफ़ी मजबूत मानी जाती है, लेकिन 1973 में जो टीम थी उसके बाद एक वर्ल्ड कप जीतने में वो कामयाब ज़रूर हुए। कोई बड़ा या मेजर इवेंट या टर्न अराउंड नीदरलैंड की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में नज़र नहीं आया। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें या अहम वाक़यात आपके सामने थे। आलमी तारीख या हिंदुस्तान की तारीख में कुछ यूरोप से बड़ी बातें रहती हैं, कुछ जनूबी एशिया से, वस्ती ममालिक से, या फिर अरब ममालिक पर हमारी नज़र हिस्ट्री ऑफ द डे में इन वाक़यात में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके सामने रखते हैं। तय फॉर्मेट के मुताबिक अब खबरों की तरफ चलेंगे, और ख़बरों में सबसे पहले आज उस खबर का आपके सामने ब्यौरा रखेंगे, खुलासा करेंगे, जिसका ताल्लुक मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से है। एक और स्कीम मरकज़ी हुकूमत बहुत जल्द शुरू करने जा रही है। तफसीलात बताएंगे मेरे साथी साहिल अमीन। बिल्कुल, करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत, और प्रोग्राम की शुरुआत इस खबर से करेंगे कि आपको याद होगा कि 18 सितंबर से पार्लियामेंट का एक खुसूसी सेशन 5 दिन के लिए शुरू होगा, लेकिन इससे पहले मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन वर्चुअल मोड में 40 रियासतों और यूटीज़ के अंदर एक स्कीम को लॉन्च करेगा, जिससे माना जा रहा है कि न सिर्फ दस्तकारों को बल्कि ताजरों को भी इस स्कीम से काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। इससे पहले कि पार्लियामेंट का खुसूसी सेशन शुरू होगा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के अंदर एक ऐसी स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं जिससे न सिर्फ दस्तकारों को खास फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि ताजरों को भी इससे मुल्क भर के अंदर फ़ायदा मिलने के इम्कानात है। 17 सितंबर की तारीख होगी जब वज़ीर-ए-आज़म स्कीम को लॉन्च करेंगे। 40 मकामात का इंतखाब किया गया है, अलग अलग रियासतें हैं, यूटीज़ हैं, इनमें जम्मू कश्मीर भी है, और स्कीम का नाम विश्वकर्मा होगा।
विश्वकर्मा स्कीम से कारीगरों को डायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश है और क्रेडिट सपोर्ट हासिल करने का भी एक वाहिद मकसद सरकार का स्कीम के जरिए है। रिवायती जो ताजिर हैं उनको भी अपने जो कदीम उनका फन है, अपनी रिवायात के मुताबिक जिस जिस खिते या जिस किसी इलाके के अंदर वो कामकाज करते हैं वहाँ पर कम से कम उन्हें सपोर्ट मिले, चाहे वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी या मुल्क के किसी दूसरे हिस्से में उनका कारोबार न बैठे, जो रिवायती अंदाज में अब तक वो काम करते आए हैं उसको जारी रखा जा सके। इस स्कीम के जरिए उनकी मदद की जाएगी सरकार की जानिब से। जहां वज़ीर-ए-आज़म स्कीम का अमली तौर पर नई दिल्ली से आगाज करेंगे। मरकजी वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट जो एमपीज़ हैं उनके अलावा दीगर तकरीबन 40 मकामात पर मौजूद होंगे, मिनिस्टर्स होंगे और स्कीम को जिस्मानी तौर पर या फिजिकली आप कह सकते हैं कि शुरू करने के लिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज MSME की वजारत के सीनियर जो अफसरान हैं उनकी मौजूदगी में होंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ऑनलाइन इस सर्विस का आगाज़ या स्कीम का आगाज़ किया जाएगा तो सरकारी ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि 13,000 करोड़ रुपए की मालियाती अखराजात वाली ये स्कीम जिसको मरकजी सरकार ने मरबूत कर लिया है। और जम्मू कश्मीर भी इस स्कीम में, जहां कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर के अंदर जिसको शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर कहा जाता है, उस सेंटर के अंदर एक प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर में वज़ीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू पुंछ हल्के से भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा की मौजूदगी में स्कीम को शुरू किया जाएगा और मुतलका महकमे के आला अफसरान भी इस तकरीब का कन्वेंशन सेंटर में श्रीनगर में मौजूद होंगे। मरकजी वजीर के नाम हतमी शक्ल, मरकजी वज़रा जो इन प्रोग्रामों में शामिल होंगे उनके नामों को भी हतमी शक्ल दी जा रही है। और हिंदुस्तान के या मुल्क के जो रिवायती कारीगर हैं, दस्तकारी के शोबे से ताल्लुक रखने वाले या जिन लोगों की वाबस्तगी है उनको भी मरकजी सेक्टर स्कीम PM विश्वकर्मा के जरिए कम से कम माली तौर पर उनकी आनत हो सके, उनको थोड़े से इसके फवाइद मिले और किसी का काम ना रुके। एक मकसद इस स्कीम का ये भी है। इस स्कीम के लिए 2023-24 में से लेकर 2027-28 तक 5 साल की मुद्दत के लिए 1300 करोड़ रुपए के मालियाती अखराजात को मंजूरी दे दी गई है। और अगर किसी में इतना हुनर है, इतनी महारत है कि उसने रिवायती काम को बरकरार रखा है तो वो कहीं काम छोड़ने पर मजबूर इस वजह से ना हो कि मालियाती तौर पर कमजोरी या इक्तिसादी बदहाली का कहीं वो शिकार है। हुकूमत का ये मकसद है कि इस तरह की सूरत हाल से उसको बाहर निकाला जाए। वहीं मरकजी वजीर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की तरफ से भी स्कीम की सख्ती से इस पर काम किया गया है और तमाम रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों की हुकूमतें, इंतज़ामिया वहाँ की जो हैं उनको भी बाज़ाब्ता तौर पर इसमें एक हैंड आउट पेश किया जा रहा है ताकि इस स्कीम का डायरेक्टली स्टेट्स के अंदर क्या फ़ायदा होगा, लोगों को, कारीगरों को, रिवायती जो हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट के शोबे से वाबस्ता लोग हैं उनको इसके बारे में ब्रीफ भी किया जा सके। स्कीम आखिरकार अमल में आएगी जब 17 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म मोदी के जरिए इसको शुरू किया जाएगा। और अलग अलग कारी, जहाँ तक बात कश्मीर की है तो जो कारीगर इस वक्त मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर काम अंजाम देते हैं, रिवायती काम काज हैं और जो प्रोडक्ट्स वो तैयार करते हैं जिनमें अलग अलग चीज़ें हैं, नमदा है, कश्मीर की कालीन है जो दुनिया भर के अंदर इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक मुनफरिद पहचान रखती है। तो मकामी सतह पर जो प्रोडक्ट्स हैं पहले उनकी कोई नकल ना करे, इसके लिए उनको जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी GI टैग दे दिया गया है। अब इस स्कीम का मकसद ये होगा कि उसमें कोई नयापन डाल सकें, उसको मज़ीद खूबसूरत बना सकें। अगर कोई चीज़ कोई बना रहा है रिवायती अंदाज में उसको प्रिपेयर कर रहा है तो और भी अच्छे तरीके से करे। और इससे डायरेक्टली फ़ायदा जो अभी तक हमारे पास जानकारी है 5% की रियायती शरह सूद के साथ 1 लाख रुपए जिसकी पहली किस्त दी जाएगी, 2 लाख रुपए दूसरी किस्त दी जाएगी, क्रेडिट सपोर्ट फराहम किया जाएगा सरकार की तरफ से जो अभी तक की अनाउंसमेंट है। इसके अलावा स्कीम स्किल अप, अपग्रेडेशन, इसके अलावा टूल किट इंटेंसिव, डिजिटल लेन देन की तरगीब और मार्केटिंग सपोर्ट फराहम करेगी। अगर किसी पर कर्जा है तो वो भी उसको उतारने का मौका मिलेगा। सरकार पहली किस्त में 1 लाख रुपए, दूसरी किस्त में 2 लाख रुपए देगी। और पूरे मुल्क में देही और शहरी इलाके जो हैं कारीगर या जो दस्तकारी के शोबे से जुड़े हुए लोग हैं उनको डायरेक्टली सरकार की तरफ से माली तौर पर ताउन या मदद करने की कोशिश की गई है। और 18 तारीख से रिवायती जो ताजिर हैं उनका अहाता भी किया जाएगा। बाज़ाब्ता तौर पर फहरिस्तें तैयार हो जाएंगी जिसके बाद जिन जिन लोगों की मदद करनी होगी, कौन इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, कौन सेट आते हैं, कौन उस दायरे के अंदर आते हैं जो स्कीम की डिमांड है, रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके मुताबिक सरकार की तरफ से ये पैसा विश्वकर्मा स्कीम के तहत 17 तारीख के बाद देना शुरू कर दिया जाएगा मुल्क के 40 मुख्तलिफ मकामात पर। चलिए, प्रोग्राम की शुरुआत हमने की वज़ीर-ए-आज़म के उस खबर से जो स्कीम लॉन्च करने जा रहे हैं रवामा के 17 तारीख को, लेकिन उसके साथ साथ मुल्क की सियासत पर भी बात करेंगे। और मुल्क की सियासत में ये खबर सबसे अहम है कि पार्लिमानी इंतखाबात जो 2024 में
होने जा रहे हैं। उससे पहले हिज़्ब इख्तिलाफ का एक बहुत बड़ा महाज जो इंडिया के नाम से वजूद में आया, मुंबई के अंदर 2 दिन तक उनकी एक अहम मीटिंग रही, एक अहम इजलास रहा। इजलास के दौरान कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी गई और कोऑर्डिनेशन कमेटी में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले 2 मेंबरान भी रखे गए हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी टीमें उसमें शामिल की गई है, उसमें भी दोनों सियासी जमातों यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो लीडरान हैं, तर्जमान हैं, उनको भी शामिल किया गया ताकि ये मुहाज जो है अच्छे तरीके से ज़मीनी सतह पर काम कर सके। अलग अलग कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। 2 साबिक वज़रा आला यानी महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला को जगह मिली है। पार्टी के कुछ तर्जुमान हैं, उनको इन टीमों में जगह मिली है। और इंडिया इत्तेहाद की अगली मीटिंग नई दिल्ली के अंदर होगी। इसका भी जो विद इन इंडिया इत्तेहाद जो लोग सरगर्म थे, इस इजलास का हिस्सा थे, उनकी तरफ से इसकी तस्दीक भी की गई है और साथ ही साथ सुप्रिया सूली की तरफ से भी इसकी तस्दीक की गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी और इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी जो बनाई गई है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस से अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो फहरिस्त जारी की गई है, उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी, जेएमएम, डीएमके, एनसीपी, कांग्रेस, आरजेडी, दीगर तमाम लोगों को भी इसमें जगह मिली है। ये एक कमेटी है और सीपीआईएम जिन्होंने अभी तक नाम देना इसमें बाकी है। दूसरी कैंपेन कमेटी बनाई गई है, यानी जो पूरे इस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ इस बात को भी यकीनी बनाएंगी कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्रोग्राम्स होंगे, मुहिम चलाई जाएगी 2024 के इंतखाबात के लिए। उसमें जो जगह मिली है, इसमें कांग्रेस, जेडीयू, इसके अलावा आरजेडी, एनसीपी, जेएमएम, आम आदमी पार्टी, सीपीआईएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी यहाँ जगह बनाने में कामयाब रही। रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को कैंपेन कमेटी ने इंडिया इत्तेहाद में शामिल किया है। वर्किंग ग्रुप फॉर सोशल मीडिया जो तश्कील दिया गया है, नाम आपकी स्क्रीन पर हैं। इसमें 2 नाम जम्मू कश्मीर से आए, इफ्रा जान नेशनल कॉन्फ्रेंस की तर्जुमान है, उनको जगह मिली है। और इल्तिजा मुफ्ती जो कि मीडिया एडवाइजर 2 दिन पहले बनाई गई है महबूबा मुफ्ती की, उनको भी इसमें स्पेस मिली है। आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा होंगे। इसी तरीके से आशीष यादव समाजवादी पार्टी से होंगे और सुप्रिया श्रीनेत इंडियन नेशनल कांग्रेस से। ये तमाम लोग हैं जो सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन को आगे बढ़ाएंगे, कोऑर्डिनेशन चलेगा। इसी तरीके से वर्किंग ग्रुप फॉर मीडिया जो बनाया गया है, उसमें भी 10 से 12 नाम हैं। कुल मिलाकर 19 नामों का ऐलान किया गया, लेकिन 10 से 12 नाम जो नॉर्थ इंडिया से सामने आए। पीडीपी से मोहित बहान है जो कि तर्जुमान है नेशनल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उनको इसमें जगह मिली है। और इल्तिजा मुफ्ती जो पहले हमने आपको बताया सोशल मीडिया वर्किंग ग्रुप में, उनको जगह मिली है। इफ्रा जान को भी। तो 3 नाम ये जो आपको नजर आएंगे जो बॉटम पे, ये 3 तर्जुमान, इनमें 2 पीडीपी से इल्तिजा मुफ्ती और मोहित बहान, और इसके अलावा इफ्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस से हसनैन मसूदी जो कि कैंपेन कमेटी का हिस्सा बनाए गए हैं, उनको जगह मिली है उस टीम में। और इसके अलावा जो इलेक्शन स्ट्रेटेजी कमेटी है, इसमें 14 नामों का ऐलान कर दिया गया है। 13 सामने आ चुके हैं, जिसमें केसी वेणुगोपाल नेशनल कांग्रेस से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से शरद पवार नेशनल कम्युनिस्ट पार्टी से, इसके अलावा टीआर बालू हैं डीएमके से, हेमंत सोरेन हैं जेएमएम जो झारखंड के इस वक्त वज़ीर आला भी हैं, संजय राउत हैं शिवसेना से, तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल से, अभिषेक बनर्जी टीएमसी से जो कि भतीजे हैं ममता बनर्जी के, राघव चड्ढा दिल्ली से लोकसभा राज्यसभा जो मेंबर हैं आम आदमी पार्टी के, उनको जगह मिली है। जावेद अली खान जो समाजवादी पार्टी से, उनको जगह मिली। लल्लन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड से हैं, डी राजा सीपीआई से, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से, महबूबा मुफ्ती पीडीपी से, और सीपीआई का अभी नाम आना बाकी है। तो ये तमाम वो नाम हैं जो अभी तक सामने ऑफिशियली आ चुके हैं। और इंतखाबी जो हिकमत अमली कमेटी है, उसमें 2 साबिक वज़रा आला को जगह मिली है 14 मेंबरान में। इसके अलावा अपोजिशन इत्तेहाद ने जो एक और कमेटी बनाई है जो इत्तेहादी मुहिम कमेटी के नाम से जानी जाएगी, उसका रुकन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी को बनाया गया है। तो ये वो सारा सिलसिला है जो अभी तक जो इंडिया इत्तेहाद की तकरीबन 48 घंटों के दौरान जो मुलाकातें चलती रहीं, कुछ मुलाकातें जो इसी मीटिंग के दौरान डायरेक्टली हुई और कुछ अलग अलग लीडर्स इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी करते रहे, लेकिन ओवरऑल मीटिंग का खदोखाल ये रहा। प्रेस ब्रीफिंग भी हुई, उसकी भी बातें आप तक पहुंची ही हैं, लेकिन 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली मीटिंग के बाद आगे की हिकमत अमली तय कर दी गई है। और कन्वीनियर और स्ट्रेटेजिस्ट जो हैं वो लगभग साफ हुए हैं। कन्वीनियर कौन होगा, सिंगल हैंडली नाम तो सामने नहीं आया, लेकिन अपोजिशन इत्तेहाद की जिसने कमेटियां तश्कील दी हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटियां बनाई, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिले, कहीं से कोई नाराजगी जाहिर न करे, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है। ये एक तरफ की बात है जो मीटिंग खत्म हो गई है, जिसमें 5 लोग या 6 लोग जम्मू कश्मीर से सामने आए, इंक्लूडिंग 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स फ्रॉम नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस।
اس کے ساتھ ساتھ اب ذرا پولیس حکام کی بھی کارروائی کی بات کرتے ہیں اور جموں کشمیر آپ کو لیے چلتے ہیں. اور خطہ چناب کے اندر پچھلے دنوں ہم نے آپ کو بتایا تھا کچھ لوگوں کے نام جو ہیں وہ سامنے لائے پولیس نے. مقصد یہ تھا کہ ایسے تمام لوگ جو پی او کے اندر یا ملک کے باقی حصوں میں کہیں پر بھی ریاست یا ملک مخالف کام کر رہے ہیں ان کے خلاف سرگرمیاں انجام دی جا سکے, قانون کے مطابق کارروائیاں ہوں, اور ٹاڈا کوڈ کے مطابق یا ٹاڈا کیسز کے مطابق ان لوگوں کے خلاف ڈوڈا پولیس نے کارروائی کی. اب جا کر جو کارروائی ہوئی ہے اس میں ڈوڈا پولیس کی جانب سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے پچھلے دنوں صرف نام سامنے لائے گئے تھے. اب جا کر ممنوع تنظیم لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین کے 8 ملیٹنٹوں کے خلاف ایک چارج شیٹ داخل کر دی گئی ہے جو پاکستان یا پولیس بیان کے مطابق پی او جے کے اندر اس وقت سرگرم ہے. ڈوڈا یا جموں صوبے کے اندر ملیٹنسی کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں یا ماڈیولز کو چلانے کا کام اس وقت کر رہے ہیں پولیس بیان کے مطابق. ڈوڈا پولیس نے تصویریں بھی شیئر کر دی, اب تصویریں بھی آپ کو بتائیں گے جس میں پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ ان لافل پریونشن ایکٹیویٹیز ایکٹ کے تحت ڈوڈا کی این آئی اے عدالت میں یہ سبھی جو 8 کے 8 لوگ ہیں ان کے خلاف چارج شیٹ پیش کر دی گئی ہے. اور جو پولیس نے بتایا ہے کہ لشکر کے اعلیٰ کمانڈر محمد امین عرف خبیب ساکن کٹھوا, یہ 8 تصویریں آپ کے سامنے. اس کے علاوہ حزب کمانڈر محمد حسین خطیب ساکن مسجد محلہ بدروا, ذاکر حسین ساکن درینا بھلا جس کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی ہے. اس کے علاوہ لشکر کے جو باقی لوگ ایکٹیو ملیٹنٹس ان کو قرار دیا گیا, عبدالحی عرف طاہر بلال ساکن ساجن روڈا, اور حزب المجاہدین سے جڑے ارشاد احمد اتو عرف ادریس ساکن دھرنال انورا, حزب ملیٹنٹ عطا محمد عرف عادل مبشر ساکن گندو ڈوڈا, اور حزب کے ساتھ جڑے محمد شفیع عرف ندیم جو کہ ابھی تک تصدیق کی گئی ہے پولیس بیان کے مطابق. تصویریں بھی ہم الگ الگ آپ کو بتا رہے ہیں. اس کے علاوہ پولیس نے جو تصدیق کی ہے ان لوگوں کی گرفتاریاں تو نہیں ہو سکی, پہلے مفرور ملزم انہیں قرار دیا گیا تھا, اب تصویریں جاری کر کے باضابطہ طور پر کیسز میں پیش رفت ہوئی ہے. ڈوڈا پولیس نے سبھی کے خلاف ابھی تک کی جانکاری کے مطابق شواہد اکٹھے کیے, کچھ ڈیجیٹلز ہیں, کچھ فزیکل ایویڈنسز ہیں, ان کو اکٹھا کیا. سبھی اضلاع کے نوجوانوں کو پھنسانے یا انہیں ملیٹنسی کی طرف لے جانے اور ملیٹنٹ تنظیموں کے ساتھ جوڑنے یا بھرتی کرنے کا سلسلہ ان 8 لوگوں کی طرف سے چلایا جا رہا تھا. ڈوڈا پولیس نے جو بیان جاری کیا ہے باضابطہ طور پر این آئی اے عدالت میں ابھی تک معاملات پہنچے تھے اور آفیشلی کر دیا گیا ہے کہ ممکن ہے آنے والے دنوں کے اندر, جو پچھلے دنوں ایس ایس پی ڈوڈا نے ہمارے ساتھ بات بھی کی تھی 5 بجے کے پروگرام میں اور کہا تھا کہ یہ تمام لوگ جن کے خلاف عدالت کے آرڈرز بھی ہیں, وارنٹس بھی جاری ہوئے ہیں, اس کے باوجود بھی جب عدالت میں یہ مقررہ مدت کے اندر یا پھر جو ایک طے ڈیڈ لائن تھی, فکس ڈیٹ تھی, اس پر پیش نہیں ہوئے تو ان کے خلاف گرفتاری وارنٹس جاری کرنے پڑے. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اب پولیس اس بات پر مجبور ہوگی کہ ان کے جو اثاثے ہیں ان کو کرک کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا, جائیدادیں جو ہیں ان کو اٹیچ کرنے کا سلسلہ شروع ہوگا. ممکن ہے کہ مشکلات ان کے گھر والوں کے لیے بھی آنے والے دنوں میں بڑھیں, اور ڈوڈا پولیس نے سبھی کے خلاف شواہد بھی اکٹھے کر لیے ہیں. اس طرح کی تصدیق کر دی گئی ہے اور ان تمام لوگوں پر ایسے مقدمات ہیں جو سنگین نوعیت کے ہیں کہ نہ صرف ڈوڈا نہ صرف کشتواڑ بلکہ خطہ چناب کے ساتھ ساتھ پورے جموں کے تمام اضلاع میں ملیٹنسی کو ریوائیو کرنے یا باضابطہ طور پر جتنے لوگوں کی گرفتاریاں اب تک ہوتی رہی ہیں ان کے مطابق این آئی اے نے بھی اس کیس میں جب تحقیقات کی, شواہد اکٹھے کیے تو پتہ چلا کہ یہ تمام کے تمام لوگ سرگرم تھے اور میکسیمم لوگ جو اس وقت سرحد پار چلے گئے ہیں, کچھ 90s میں, کچھ اس کے بعد, کچھ بیچ میں واپس آتے رہے, لیکن اب یہ شاید واپس نہ پائیں. ان کے گھر والوں کے لیے بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں. ان کیسز کی نوعیت کو سمجھ کر کم سے کم یہ بات ابھی تک ہمیں سمجھ میں آتی ہے. چلیے, بات ہو رہی تھی پولیس کارروائی کی. ڈوڈا کے اندر این آئی اے کوٹ کے میں 8 لوگوں کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ داخل کی گئی ہے. پولیس کی ہی بات کریں گے لیکن یہاں پر رکتے ہیں چھوٹے سے تجارتی وقفے کے لیے.